जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में जीके जीएस पूछे जाते हैं और जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लगातार आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ये प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट आपको करना जरूरी है, तभी आपका रेलवे में अच्छा स्कोर हो पाए। क्योंकि रेलवे में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया जॉब है और इसमें पोस्टों की संख्या भी बहुत कम है और कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। तो किसके शासनकाल में थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी पराकाष्ठा पर थी। तो जितने भी लोग बता रहे हैं एक का बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की। तो कब की थी? तो अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो 1608 में की थी, यानी 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। तो कौन था? तो मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक था वो था बालाजी विश्वनाथ। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 4 है कि नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। 4 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किनका था। तो बताओ इनमें से कौन से शासक का सबसे लंबा शासन रहा है और ये मुगल काल के हैं। तो अकबर का सबसे लंबा शासनकाल रहा है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 6 कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशंसा पर पड़ी। तो किसके अनुशंसा पर पड़ी? तो ये पड़ी थी लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। तो कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड इसके जो सूत्रधार थे वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 8 है कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय है नई दिल्ली में, भारतीय मानक ब्यूरो का। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा है। तो कितने वर्षों का रहा है? तो ये 3 वर्षों का रहा है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इनमें से एक राज्य से है कर्क रेखा नहीं गुजरती, उस राज्य का आप लोगों को नाम बताना है। तो वो राज्य आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है। तो बताओ किसके साथ है? तो ये सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 12 कि समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है। तो कौन सा है भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश, ये आपको बताना है। तो वो निकटतम पड़ोसी देश है, आपको पता है, श्रीलंका। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या आपके सामने 13 है कि हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो कितनी है, तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। बी का राइट आंसर, सॉरी 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस आपको अक्रिय गैस का नाम बताना है। तो वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, आप बताना कि इनमें से कौन सी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो अक्रिय गैस है हीलियम। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है। तो कितने प्रतिशत होता है, तो हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने किस योजना से किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। बताओ कौन सी गैस से आती है। तो आपको पता है कि ओजोन से आती है सड़ी हुई मछली की तरह गंध। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी होती है। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं। तो ये कौन से बल के कारण उभर आते हैं। 18 का राइट आंसर, तो ये असंजक बल के कारण उभर आते हैं। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है। तो किसकी पॉलिश होती है, तो पीतलों के बर्तन पर होती है निकेल की पॉलिश। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि स्वप्नों की अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, तो ऐसे हम कहते हैं ओनिरोलॉजी, यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद से है। तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है मृत्युदंड को छोड़ करके। तो राज्यपाल है ये अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान दे सकता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत दे सकता है, और ये मृत्युदंड में भी क्षमादान दे सकता है। 23 का राइट आंसर, तो ये अनुच्छेद 72 के तहत दे सकता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। तो ये कौन से भाग में है। 24 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो ये है भाग 20 में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो कौन से अनुच्छेद से है, तो संचित निधि का जो संबंध है वो अनुच्छेद 266 के 1 से है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो कौन से अनुच्छेद से, तो लोक लेखा निधि का जो संबंध है वो अनुच्छेद 266 के 2 से है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो कौन से अनुच्छेद से है, तो जो आकस्मिक निधि का संबंध है वो है आपके अनुच्छेद 267 से, जो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन संख्या सी में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना।
प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है इंटरपोल का मुख्यालय? तो ये है लियोन्स में, और लियोन्स पड़ता है स्विट्जरलैंड में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है। तो बताओ कौन है। तो इसकी एकमात्र महिला अध्यक्ष है डॉक्टर सुशीला नायर। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत भारती के लेखक कौन है। तो बताओ कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है कि बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है। तो ये कौन सी नदी के तट पर है बुडापेस्ट। तो ये डैन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो बताओ कितने क्षेत्रों में देती है नोबेल पुरस्कार। तो जो नोबेल पुरस्कार हैं ये कुल दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। कितने में? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि मलयालम किस राज्य की राजभाषा है। तो ये कौन से राज्य की है। तो मलयालम ये केरल राज्य की राजभाषा है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है। तो कौन है। तो इसके जो प्रथम शिकार बल्लेबाज है तीसरे एम्पायर के नियम के वो हैं सचिन तेंदुलकर। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो ये है सरयू नदी के तट पर स्थित है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई। तो कब से मिल रहा है भारत रत्न पुरस्कार। तो इस पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई है वो 1954 से हुई है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है। बताओ इसका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है नीरू स्वामी पिल्लई। तो इनका जो संबंध है वो है नाद स्वरम से। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो ये कौन से राज्य में है नंदा देवी पर्वत। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। तो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है दिल्ली। तो पता है यमुना नदी के तट पर दिल्ली बसा हुआ है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 40 है कि कटक किस नदी के किनारे बसा है। तो कौन सी नदी के तट पर कटक बसा हुआ है। तो ये बसा हुआ है महानदी के तट पर। 40 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी 10 प्रश्न शेष रह गए हैं तो वो भी मैं अभी आपको करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। तो कौन सुल्तान ने रखी थी। तो स्थायी सेना रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था। तो ये किस में था। तो ये सुलेखन में निपुण था। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में किया था। तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था।
तो कौन से राजा ने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो कौन था? तो विजयनगर राज्य का जो प्रथम राजवंश था वो था संगम वंश। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? तो किसके मकबरे में किया गया था? तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? तो कौन से देश में हैं? तो सबसे अधिक जो सहकारी संस्थाएं वो अपने देश में हैं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ? तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी आती है? तो कौन सी आती है? तो ये आती है कुल्लू घाटी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आज के इस फिटनेस सेट का 10वां है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो बताओ इसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ऑप्शन संख्या ए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।